गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग 11th क्लास का जो चैप्टर 7th है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और बेटा शुरू करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो फेडरलिज्म है ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी सिविक्स का 2nd चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से मुझे ये सब समझाना बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। अगर आपने 10th में सिविक्स अच्छे से पढ़ रखे है तो ये चीज़ें तो चुटकियों में समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर के नाम से ही हम शुरुआत करते हैं। जैसे संघवाद है यानी दो या दो से अधिक स्तरों पर, दो या दो से अधिक स्तर यानी एक स्तर, दूसरा स्तर, दो, इसके अलावा एक तीसरा स्तर और, यानी कि जब हमारी सरकार, हमारी सत्ता, हमारे देश में पावर दो या दो से अधिक स्तरों पर बटी हो तो उसे हम संघवाद कहते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और आप लोगों के लोकल लेवल पे, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जो केंद्र सरकार है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है भारत में, ये देश के अंदर एक ही होती है। ठीक है। इसके बाद बेटा राज्य सरकार, राज्य सरकार हर राज्य में, राज्य सरकार हर राज्य में होती है। ठीक है। और जो स्थानीय सरकार है आप लोगों की तकरीबन हर जिले में होती है। बट गया ना, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ठीक है। यानी कि जब सत्ता हमारी दो या दो से अधिक स्तरों पर अलग अलग बटी हो उसे हम संघवाद यानी कि फेडरलिज्म बोलते हैं। क्लियर है बेटा? भारत ने इसी संघवाद को अपनाया हुआ है। ठीक, भारत ने इसी संघवाद को कैसे अपनाया हुआ है सुनो। सेंट्रल लेवल पे जो आप लोग मोदी 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 चिल्लाते रहते हो, कुछ भी करो सब कुछ मोदी, तो जो चीज आप लोग ये लगातार उनका नाम बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि हमारे पूरे भारत के लिए यही एक प्रधानमंत्री है। ठीक है। जो देश के हर राज्य के लिए, हर नागरिक के लिए काम करेगा। ठीक है। तो जो सेंट्रल लेवल पर होगा वो हमारा केंद्र सरकार कहलाएगा, सबसे ज्यादा पावरफुल है। हर स्टेट में राज्य सरकारें हैं। ठीक है। दिल्ली में तुम्हारी आम आदमी पार्टी जैसे है। ठीक है। सीएम आपके केजरीवाल जी हैं। ठीक इसी तरह जैसे हरियाणा में है, बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। ठीक है। वहाँ का खट्टर मुख्यमंत्री है। बात समझ में आई? तो ये जो अलग अलग राज्यों में ये जो शासन व्यवस्था है ये आप लोगों की राज्य सरकार कहलाती है। इसके अलावा एक 3rd लेवल और है, वो हमारे स्थानीय लेवल का है। स्थानीय निकाय है, हमारी स्थानीय सरकारें हैं, यानी कि जो नगर निगम के लिए जो आप लोगों के इलेक्शन होते हैं सारे स्थानीय सरकार में काउंट होते हैं। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कि ये हम भारत को संघवाद कहते क्यों है, उसकी कुछ एक बातें हैं क्यों कहते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद है, किस तरह का है देखिए। हमारे भारत का जब संविधान शुरू होता है तो उसका जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में ही लिख कह रखा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उनका संघ है, यानी इतने सारे राज्यों को इकट्ठा एक में रखने का काम करता है। ठीक है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया या किस अनुच्छेद के माध्यम से कहा गया, तो यहाँ से आप लोगों को देखना थोड़ा जरूरी है। इसके बाद बेटा कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही हम लोग तय कर चुके थे कि भारत आज़ाद होते ही भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आएंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था लेके आएंगे और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही काम करेंगे, सबके भले के लिए काम करेंगे, जिसमें जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए तो स्पेशल काम करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसी वक्त सब कुछ तय कर चुके थे हम लोग।
एक बात भाई कि भारत को उस वक्त तो कितने ही बनवा लिए होंगे, लेकिन फिलहाल जो आज के टाइम पर हैं वो आज के टाइम के हिसाब से बता रही हूँ मैं तुम्हें कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हमारे। ठीक है, ये करंट के हैं बेटा। अब तुम एक यहाँ से क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकते हो कि मैम अभी तक तो आप लोग 9 केंद्र शासित यानी कि आप लोगों के यूनियन टेरिटरीज 9 बताया करते, बिल्कुल बताया करती भाई। लेकिन अब हमारे पहले दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली ये अलग अलग थे, ठीक। लेकिन अब 2020 में इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो इसलिए अब हमारी यूनियन टेरिटरीज फिर से 9 से घट के 8 हो गई हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फेरबदल जो चीज़ें होती है ना, ये हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो यहाँ प्रॉपर क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर आपसे कि आपके भारत में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा 8। ये भी पता होना चाहिए दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है। ठीक है बेटा। अब एक और छोटी सी बात, ये केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है? राज्य तो समझ में आता है, स्टेट है हमारे, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, सीएम चुने जाते हैं, स्टेट के लिए काम वही करते हैं अगले आने वाले 5 सालों के लिए। लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश क्या है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केंद्र शासन करता हो, यानी वहां पर राज्य सरकारें नहीं बनती है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से उस इलाके के काम चलते हैं। उस प्रदेश के सभी काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। हमारे संविधान में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है बेटा। और जो ये सारी चीजें ये भारत के संविधान की या इसे संघवाद का रूप देने के लिए सर्व प्रमुख। चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जिस भारतीय संविधान की हम इतनी बड़ाइयाँ कर रहे हैं कि भारत एक संघवाद है, वो संघवाद हमारी संविधान की ही कोशिश है, संविधान का ही रिजल्ट है, जो आज हम एक संघवाद के क्षेत्र में या फिर संघवाद की व्यवस्था के माध्यम से एक सफल लोकतंत्र को चलाने में सफल रहे हैं। तो अब हमारे इस संघवाद की आखिरकार हमारे इस संघवाद में विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि हमारे संघवाद में जो हमारा संविधान है वो संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, हमारा वो संविधान लिखित संविधान है, वही संविधान हमारा परिवर्तनशील भी है। ठीक है, हमारा संविधान लिखित भी है संघवाद व्यवस्था में और समय के अनुसार वो परिवर्तनशील भी है। जब जब जैसे जैसे हमारे दुनिया को या हमारे भारत को जब जब परिस्थितियां अलग बनती हैं तो बहुत बड़े लेवल पर वो चाहती हैं कि बदलाव हो, तो हमारे संविधान में ये पूरी छूट है कि समय की मांग को पूरा करने के लिए हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको संविधान संशोधन या आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक है, हमारे संघवाद में जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी तरह के कोई भी इससे बढ़ के ज़्यादा पावर नहीं है। हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूपेण हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है। ना विधायिका ना कार्यपालिका, दोनों में से कोई भी हमारी न्यायपालिका को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरा ये संघवाद इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संविधान यानी वो संविधान जिसमें सभी के अलग अलग अधिकार और कर्तव्य जो डाले हुए हैं वो अपने आप में बिल्कुल सबके अलग अलग है। हमारा देश चलता है संविधान के अनुसार, संविधान में दिए गए कानूनों के अनुसार, यानी जो संविधान में लिखित है उससे बढ़ के हम कुछ नहीं करते। कई बार ये नेताओं की शपथ समारोह अटेंड किया होगा, टेलीविजन पे जरूर किया होगा, जाके प्रत्यक्ष रूप से नहीं शामिल हुए होंगे
तो बेटा वहां पर संविधान की ही कस्में खाई जाती हैं कि मैं संविधान की कसम खा के कहता हूं कि मैं संविधान के अनुसार ही काम करूंगा, उससे बाहर निकल के किसी भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, तो हमारे संविधान सबसे ऊंचा माना जाता है संघवाद में। हमारे यहाँ 3 स्तरों की सरकारें हैं। बेटा यहाँ थोड़ी सी बात तुम लोगों को थोड़ी ध्यान देने लायक है कि जो हमारे यहाँ 3 स्तरों की सरकारें हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बेटा ये जो 2 तरह की सरकारें हैं हमारे संविधान में केवल ये 2 ही लिखी गई थी पहले। ठीक, जो स्थानीय सरकार है ये तो आकर 1992, 93 में जुड़े हैं। 92, 93 में यहाँ पर भी जब आप लोगों का 73वां संविधान संशोधन हुआ और ये उसके अगले साल जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तब जाकर ये स्थानीय सरकार के लेवल जुड़े हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान ने तो फिलहाल पहले इन्हीं 2 का ही बखान कर रखा था, लेकिन अब हमारे यहाँ 3 स्तर की लेवल की सरकारें बन चुकी हैं, यानी 3 स्तर की सरकारें हैं हमारे देश में, उस देश में जो संघवाद की व्यवस्था के आधार पर चलता है। ठीक है, इसके बाद बेटा कि शक्तियों का विभाजन सूचियों में निहित है, यानी तीनों लेवल की जो ये सरकारें हैं इन सबके काम भी बटे हुए हैं और इन किसको क्या काम करना है उसके लिए लिस्टें बनी हुई हैं, सूचियां बनी हुई हैं। ठीक है, सूचियों में जैसे फर्स्ट सूची है तुम्हारी संघ सूची। ठीक है बेटा, संघ सूची यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। इस सूची में सारे वो विषय हैं जिन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, जैसे देश की रक्षा से रिलेटेड हुआ, विदेशों के साथ संबंध से हुआ, पूरे देश में वित्तीय संस्थानों के लिए कुछ हुआ, बैंकिंग के लिए कुछ हुआ, सब कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, यानी संघ सूची में तकरीबन 97 विषय थे, अब तो फिलहाल बढ़ चुके हैं, लेकिन 97 विषय यहाँ पहले से काउंटेड लिखे गए थे। अब जैसे जैसे आप लोगों की किताबों में फेरबदल आएगा तो नए विषय भी इसमें बता दिए जाएंगे। तो फर्स्ट सूची आप लोगों की संघ सूची है, जिसमें केंद्र शासित जो केंद्र सरकार है वही कानून बनाता है। दूसरा तुम्हारी बेटा राज्य सूची है। ठीक है, राज्य सूची यानी इसमें सारे वो विषय हैं जो एक राज्य के लिए जरूरी हैं, जैसे वहाँ की कृषि के लिए कानून बनाना, वहाँ के उद्योगों के लिए कानून बनाना, वहाँ के परिवहन के लिए कानून बनाना। ठीक है, यानी तकरीबन जो उस राज्य को प्रभावित करते हों वे सभी विषय राज्य सूची में डाले जाते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार भी तुम्हारी राज्य सूची को ही होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा तुम्हारी तीसरी भी सूची है जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, ये सूची वो सूची है बेटा कि इसमें इस तरह के कानून डाले जाते हैं, इस तरह के विषय डाले गए हैं कि उस पर केंद्र और स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने अपने कानून बना सकती हैं। लेकिन कई बार बेटा होता है कि एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिए। ठीक है, दोनों के आपस में क्लैश कर गए हैं, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वही लागू समझा जाता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून रद्द माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है बेटा तुम्हारी आप लोगों की चौथी है अवशिष्ट सूची। ये नई सूची जुड़ी है बेटा समय की मांग के अनुसार, जैसे जैसे नई नई परिस्थितियां पैदा हो रही है आधुनिक समय में, जैसे कि कंप्यूटर, संचार, प्रौद्योगिकी, ये जो नए नए आप लोगों के जो टॉपिक्स आ रहे हैं इन विषयों पर भी कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंधों पर डाल दी गई है। और ये जितने भी जो आधुनिक हैं हमारे जितने भी आधुनिक विषय हैं ये सब के सब अवशिष्ट सूची में डाले जाते हैं। तो बेटा ये 4 सूचियां हैं जिसके माध्यम से हमारा संघवाद बड़े स्मूथ तरीके से चलता है। ठीक है, इसके बाद है कोई एक स्तर की सरकार मौलिक अधिकारों में फेरबदल कर ही नहीं सकती। मौलिक अधिकार यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 101% इनमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। और अगर इनमें फेरबदल करने की नौबत पैदा हो भी जाती है
तो अकेले किसी एक लेवल की सरकार इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती। वो फेरबदल करने के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों तरह की सरकारों से हाँ करानी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर राज करती है। बिल्कुल है भाई, अगर हम लोग लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम सभी जाकर वोट करने के लिए जाते हैं। अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होते हैं तो भी हम ही वोट करने के लिए जाते हैं। अगर देश में प्रधानमंत्री चुना जाता है तो हमने चुना, अगर स्टेट में मुख्यमंत्री चुना जाता है तो हमने चुना। स्टेट में जब हमारा मुख्यमंत्री कोई कानून बनाते हैं तो हम पे लागू होते हैं। अगर सेंट्रल लेवल पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है तो वो भी हम पे ही लागू होगा। बात समझ में आई? यानी कि सरकारों के दो स्तर बेशक हो सकते हैं लेकिन नागरिक समूह एक ही है जिस पर ये शासन करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा कि हर स्तर की सरकारों के अधिकार व कर्तव्य संविधान में स्पष्ट रूप से अलग अलग करके लिखे गए हैं कि ये सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये सारे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के हैं। कोई से हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, हाँ 1% चांस है कि अगर स्थितियां खराब हो जाए देश की, जैसे कि वित्तीय संकट आ जाए या फिर कोई दूसरा देश हम पे अटैक कर दे, तो इन हालातों में पूरे देश की बागडोर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसमें स्पेस नहीं था, एक दो और लिखना था, जिसमें एक तो यही है बेटा कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका सुलझेटा यानी उसको सुलझाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है। इसके अलावा अगर कोई एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अनबन हो जाए, किसी दो राज्यों में आपस में या दो से ज्यादा राज्यों में आपस में अनबन हो जाए, तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होती है। न्यायालय बीच में आएगा और उनके सभी विवादों को सुलझाएगा। ये हमारे संघवाद की मेन विशेषताओं में से गिना जाता है। ठीक है, आई होप बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ रहता है तो मुझसे पूछने का काम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।